दोस्तों नमस्कार। या तो इस देश का विपक्ष बहुत कमजोर है या फिर इस देश में कानून को लागू कराने वाले बहुत ही कमजोर हैं। यह दोनों स्थिति बतलाती है कि इस देश के भीतर में चुनाव के मौके पर पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट या जन प्रतिनिधित्व कानून कोई मायने नहीं रखता है। आप सोच रहे होंगे कि दरअसल इलेक्शन कमीशन कितना कमजोर है, और हम सोच रहे हैं इस देश के भीतर में अगर विपक्ष सक्रिय हो जाए और जो महीन तरीके से पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जिन बातों का जिक्र किया गया है, अगर उन बातों की शिकायत अदालत से करे और इस देश में किसी भी अदालत का कोई जज अगर खड़ा हो जाए, यह सोचकर खड़ा हो जाए कि उसे फैसला इस देश के जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत ही देना है, और चाहे सामने इस देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, तो इस देश के भीतर में लोकतंत्र लौट आएगा। या फिर उस लोकतंत्र को ध्वस्त करके इस देश के भीतर में तानाशाही खुले तौर पर सत्ता के जरिए हर किसी को नजर आने लगेगी। यह लुका छिपी का खेल जो इस दौर में राजनीति के जरिए, कानून के जरिए, इस देश में चुनाव के जरिए खेला जाता है, वह बंद हो जाएगा। लेकिन यह ताकत किसमें होगी? आज यह सवाल सिर्फ इसलिए क्योंकि याद कीजिए 1975 12 जून को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद उस दौर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जिसके पास लोकसभा में 350 से ज्यादा सीटें हुआ करती थी। मौजूदा वक्त की सत्ता के पास तो सिर्फ 303 सीटें हैं, उस वक्त 357 सीटें थी। मौजूदा वक्त में जो सत्ता के पास जितना वोट है उससे लगभग 10% ज्यादा वोट उस वक्त इंदिरा गांधी के पास था। लेकिन बावजूद इसके पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े राजनारायण ने जो शिकायत की, उस शिकायत पर भी कई न्यायाधीश बदलते चले गए, तारीख पर तारीख पड़ती चली गई, और 1971 में की गई शिकायत का फैसला 1975 में आया। और जो आरोप लगे थे, उन आरोपों पर जो फैसला आया, अगर आज की तारीख में उसे हम देखना शुरू कर दें तो हो सकता है आपके जहन में दो सवाल बहुत बड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे ये कैसे आरोप थे और इन आरोपों पर अदालत ने ठप्पा लगा दिया। मौजूदा वक्त में तो यह हकीकत है, इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ने जाते हैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय के दर्जन भर अधिकारी आपको बनारस के चुनाव में तस्वीरों के साथ 2019 के इलेक्शन में दिखाई दे जाएंगे। उस दौर में जो मदद चुनाव प्रचार में सरकार के अधिकारी कर रहे थे, और मौजूदा वक्त में सरकार के अधिकारी ही तो मदद करते हैं और उसी आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, मंच सजते हैं और चुनाव जीता जाता है। तो क्या इस दौर में पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कमजोर हो गया, या उसकी शिकायत करने वाले लोग अपनी राजनीति को ओढ़कर कहीं छुप गए? इस दौर में कोई जज खड़ा नहीं हुआ, या जज के सामने वाकई कोई मामला नहीं आया? मामला तो आया है, चाहे वो पेगासस का हो जो 2019 के चुनाव के वक्त का था। उसमें भी तो ये आरोप लग सकते थे कि क्या विपक्ष की राजनीति में सेंध लगाने के लिए विपक्ष के नेताओं के टेलीफोन टैप किए जा रहे थे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत भ्रष्ट काम माना जाता है। कार्रवाई तो उसके तहत भी हो सकती थी। कार्रवाई तो इस दौर में नौकरशाही और सेना का जो उपयोग किया गया उसके तहत भी हो सकती है। कार्रवाई तो इस दौर में जो कॉरपोरेट की पूंजी है उसके तहत भी हो सकती है, और इस दौर में जो वोटरों को लुभाने के लिए क्या कुछ दिया जाता है, कार्रवाई उसके तहत भी की जा सकती है। हमें लगता है कि आज सिलसिलेवार तरीके से 1975 के जजमेंट और मौजूदा वक्त के सच के बीच आज आप खड़े हो जाइए और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि उस दौर में कानून और मौजूदा वक्त में उसी कानून को मटिया मेट या कहें धज्जियां उड़ाता हुआ सिस्टम जब इस देश में चल पड़ा है, तो फिर किस लोकतंत्र का और किस चुनाव का और किस जीत का जश्न कैसे कोई मनाता है? और अगर मनाता है तो उसके पीछे क्या इस देश के भीतर वाकई डेमोक्रेसी रेंग रही होती है?
हमें लगता है आइए 1975 से शुरुआत करते हैं। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट। 1971 के चुनाव में रायबरेली में इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की थी। 1,10,000 वोट से ज्यादा से राजनारायण को हराया था और राजनारायण ने इसके बाद कहा था कि गलत तरीकों से यह चुनाव जीता गया है और वह उसके बाद अदालत में डेट दर डेट मिलती चली गई। कार्य स्थगन एक के बाद एक दूसरा होता चला गया, एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश तक चलते चले गए और जब 12 जून 1975 की तारीख आई और न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा जब फैसला देने जा रहे थे तो उसके 24 घंटे पहले से सीआईडी उनके घर के इर्द गिर्द घूमने लगी। राजनारायण के वकील शांति भूषण थे, उनको भी प्रलोभन देने की बाकायदा कोशिश की गई। इसीलिए इस दौर में कोई ये ना कहे कि ये किस तरीके से उनकी घेराबंदी होती है और सत्ता उन्हें घेर लेती है तो वो क्या करेंगे। वह दरअसल उस पद पर बैठे हैं जहां से इस देश के लोकतंत्र को चलना है या बचना है। इंदिरा गांधी के वकील एससी खरे थे। उन्हें भी आशा नहीं थी कि 12 जून 1975 को फैसला कुछ ऐसा आएगा जो पीपुल्स एक्ट के तहत यानी जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123/7 के तहत दो मुद्दों पर भ्रष्ट साधन अपनाने के लिए इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी दोषी करार दी जाएंगी। अब आप सुनिए उस वक्त वह कौन से दो मामले थे जिसमें दोषी करार वह दे दी गई। इसके अलावे भी 6 मामले थे, उन 6 मामलों में बरी कर दिया गया। लेकिन हमें लगता है उस दौर की परिस्थिति को अगर एक क्षण के लिए आप सुन लेंगे तो मौजूदा वक्त की हकीकत को बताने में और आपको समझाने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। 1 फरवरी और 25 फरवरी को रायबरेली में जो सभा इंदिरा गांधी ने की थी, हम आपको बता दें उस 1971 में मार्च के महीने में वोटिंग हुई थी। नोटिफिकेशन जनवरी के महीने में आया था और 1 फरवरी और 25 फरवरी को जो सभा हुई रायबरेली में, उसमें मंच बनाने और लाउड स्पीकर को जो बिजली देने के लिए सरकारी अधिकारियों ने मदद की थी, उसको करप्ट माना गया, उसको भ्रष्ट माना गया और उसमें दोषी करार दे दिया गया। आप सोच रहे होंगे एक लाउड स्पीकर, मौजूदा वक्त में तो पूरी सरकार ही लाउड स्पीकर है सत्ता के लिए और सत्ता को बचाने को लेकर, तो ऐसे में एक लाउड स्पीकर को लेकर ऐसा फैसला आ सकता है। फैसला आया था। और दूसरा था 7 जनवरी और 24 जनवरी के बीच में। यहां पर यह भी बता दें कि नोटिफिकेशन से एक दिन पहले ही जो अधिकारी मदद कर रहे थे उसको भी उसमें लपेटा लिया गया अदालत के फैसले के जरिए, क्योंकि यह चिन्हित किया गया कि अगर चुनाव की दिशा में देश जा रहा है तो इस तरीके से भारत सरकार का कोई अधिकारी चुनावी तौर पर, वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो लेकिन चुनाव लड़ रही है, तो उनके किसी पोलिंग एजेंट के तौर पर वो काम नहीं कर सकता है। और उस वक्त इस 2 अवधि के बीच में 7 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में यशपाल कपूर जो थे उनका सहयोग लिया गया, जबकि उस दौर में यशपाल कपूर भारत सरकार के नौकर थे, यानी भारत सरकार की सेवा में एक पंजीकृत अधिकारी थे और प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष अधिकारी के पद पर थे। यह नहीं माना गया। हमने आपसे जिक्र किया बनारस में जब 2019 का चुनाव हो रहा था, उस समय पीएमओ के अधिकारी आपको बाखूबी वहां मिल सकते हैं। हम उस पर आएंगे, आज की तारीख में भी कितनी बड़ी लिस्ट है। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझिए, यशपाल कपूर प्रधानमंत्री के ओएसडी थे और चुनावी एजेंट की भूमिका में आ गए। अदालत ने एक झटके में कहा वो नहीं हो सकते हैं और खास तौर पर जब प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी के तौर पर वो काम कर रहे थे, सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी पद के रैंक की ये स्थिति होती है। दरअसल यशपाल कपूर के बारे में एक पुराना पन्ना भी खोलिए, क्योंकि नेहरू के समय में विदेश मंत्रालय में यशपाल कपूर विदेश मंत्रालय में स्टेनो के तौर पर वहां थे और स्टेनो टाइपिस्ट थे और नेहरू को जरूरत हुई थी एक स्टेनो टाइपिस्ट की। तब वहां पर उस दौर में जो सेक्रेटरी हुआ करते थे राजन मैथई, वह उन्होंने
यशपाल कपूर को नियुक्त किया पीएमओ के भीतर में, और उसके बाद फिर उनके निधन के बाद वो इंदिरा गांधी के साथ और 1966 से लेकर 1972 तक वह पीएमओ के बीच रहे और 1972 में वो राज्यसभा में आ गए। यशपाल कपूर ने मदद की चुनाव के वक्त में, एक लाउड स्पीकर के लिए तार खींची गई और उसके जरिए भाषण हुआ जो सरकारी सहयोग से लिया गया। मौजूदा वक्त में क्या यह सब कुछ कोई कह सकता है? हम इस बात का जिक्र इसलिए भी करना चाहते हैं, उस पीरियड में और भी आरोप लगाए गए। चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा से ज्यादा खर्च हुआ, अदालत ने कहा हमने नहीं पाया। मौजूदा वक्त में अदालत नहीं कहती हमने नहीं पाया, चुनाव आयोग भी कहता है लगता है खर्च तो ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लिख के दे दीजिए। होता कुछ भी नहीं है। मतदाताओं को मुफ्त यातायात उपलब्ध रैली के लिए कराया गया। मौजूदा वक्त में तो पूरी रैली में ही बाहर से लोग आ जाते हैं और उनको जो सुविधा दी जाती है वो नोट के तौर पर हो या यातायात की सुविधा हो, ये कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन उस समय वो नहीं पाया गया। इस समय तो खुले तौर पर चीजें चलती है। भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर का उपयोग चुनाव के दौर में किया गया। नजर रखिएगा इस बार भी, चुनाव के वक्त में हेलीकॉप्टर वायुसेना का इस्तेमाल होता है या चुनाव के वक्त किसी सरकारी कार्यक्रम को निर्धारित करके हेलीकॉप्टर और जहाज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हम सरकारी कार्यक्रम में जा रहे हैं और उसके जरिए राजनीति को साधा जाता है। जब 5 राज्यों के चुनाव इस दौर में हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री इस देश के किसी भी दूसरे हिस्से में जब सरकारी काम से या सरकारी योजना का ऐलान करने के लिए गैर चुनावी राज्य में जाएंगे, लेकिन भाषण अगर चुनावी होगा तो नजर इस पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत होनी चाहिए। अदालत का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए, लेकिन कोई दरवाजा खटखटाता नहीं है, अदालत की तरफ से कोई जज खड़ा होता नहीं है। उस दौर में चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा था। आरोप लगाया गया कि ये इसके जरिए मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं से जोड़कर लाभ पाया गया। उस समय अदालत ने कहा ऐसा नहीं था, लेकिन मौजूदा वक्त में धार्मिक भावनाओं के लिए किसी चुनाव चिन्ह या किसी प्रतीक की जरूरत नहीं है। खुले तौर पर धार्मिक भाषण, धारा प्रवाह दिए जाते हैं। और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसे, किस रूप में होगी, इंतजार कीजिए 22 जनवरी का। 22 जनवरी 2024 जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में राम मंदिर में होगी। उसके बाद देखिएगा 1 महीने तक इस देश के भीतर में या चुनाव के दौर में भी धर्म को जरिए धार्मिक भावनाओं का प्रभाव वोटरों पर कैसे डाला जाता है, इसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह सब चीजें इस दौर में खुले तौर पर अपना ली गई तो मान लिया गया कि अरे ये तो सिस्टम है। तो क्या ऐसी स्थिति है? अब जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो एक बार और समझिए, जब इस बात का जिक्र होता है कि मौजूदा वक्त में सरकार डराती है, एक रिपोर्ट निकलकर उस दौर की आती है कि जस्टिस सिन्हा उस वक्त फैसले देने से पहले घबराए हुए थे। उनके घर के इर्द गिर्द या घरों के लोग देख रहे थे कि सीआईडी के अधिकारी और अफसर मंडराने लगे हैं। इसका जिक्र शांति भूषण ने भी किया था और शांति भूषण को भी उस दौर में प्रलोभन दिया गया, जो कि राजनारायण के वकील थे। राजनारायण को सिर्फ 60,000 वोट मिले थे, दूसरी तरफ 1,78,000 वोट इंदिरा गांधी को मिले थे। यानी एक तरफ 66% था, दूसरी तरफ 28-29% था। बावजूद इसके चुनौती दी गई, मजबूती के साथ दी गई, फैसला टलते चला गया। 71 का फैसला 72 में नहीं, 73 में नहीं, 74 में नहीं, 75 में आया। इस फैसले ने इंदिरा गांधी की गद्दी को डिगा दिया। और इस देश में उसके बाद क्या इमरजेंसी लगी, कैसे कोई तानाशाह होता, यह बताने की जरूरत नहीं है। यह तो मौजूदा वक्त की उन परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। इस देश में कानून है, लेकिन उस कानून को लागू कराने के लिए और उस पर निगरानी करते हुए उस आधार पे शिकायत भी हो और उस आधार पे कार्रवाई भी हो। कौन करेगा कार्रवाई? क्योंकि इस दौर में ध्यान दीजिए, रथ प्रहरी का सवाल इलेक्शन कमीशन में पहुंचा। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने कहा जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां आप रथ प्रहरी कम से कम इस दौर में मत निकालिए। जो तारीख 20 नवंबर की तय की गई है, इसको आप 5 दिसंबर के बाद शुरू कीजिए, लेकिन बाकी पूरे देश में आप निकाल सकते हैं। सबको पता है कि मार्च के महीने में नोटिफिकेशन लोकसभा चुनाव का हो जाएगा।
और इस देश के भीतर में जो लोकसभा चुनाव को लेकर या किसी भी चुनाव को लेकर जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है वो बहुत साफ तौर पर कहता है, और उसमें आर्टिकल 1237 बहुत साफ कहता है कि सरकार की सेवा में किसी भी व्यक्ति और खास तौर पर जो राजपत्रित अधिकारी है, जो वजीफेदार न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट है, जो संघ के सशस्त्र बलों का जो सदस्य है यानी सेना है, पुलिस बलों के जो सदस्य हैं, जो खास तौर से रेवेन्यू अधिकारी हैं, और जो चुनाव एजेंट के तौर पर अगर इस रूप में काम करने लगे और नजर आने लगे तो यह बूथ कैप्चरिंग के दायरे में आता है, यानी एक लिहाज से यह बूथ लूट है। बहुत साफ तौर पर कहा गया है भ्रष्ट प्रथा इस दौर में नहीं होनी चाहिए, अपराध नहीं होना चाहिए, कोई संदेह और कोई विवाद हो तुरंत शिकायत होनी चाहिए, अदालत उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, शक्ति का दुरुपयोग यानी सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जवाबदेही हर विभाग की होनी चाहिए, पारदर्शिता नजर आनी चाहिए। कोई चुनाव आयोग को लेकर भी सवाल खड़ा करे तो उस सवालों को उठना चाहिए। पारदर्शिता इसी को कहते हैं। व्यापक तौर पर इसे भी इस रूप में देखा गया। रिश्वत बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी का भाव बिल्कुल नहीं, पॉलिटिकल फंडिंग जो होती है उसको भी ट्रैक करना है, और ट्रैक नहीं हो रहा है तो मान लिया जाए कि यह दरअसल गलत तरीके से चुनाव में पैसे का उपयोग हो रहा है। कुछ होता है क्या? और अगर नहीं होता है तो एक क्षण के लिए लौटिए मौजूदा वक्त में और जरा समझने की कोशिश कीजिए। जब हम रथ प्रहरी का जिक्र कर रहे थे, इस देश के भीतर में 175 आईएएस अधिकारी, आईआरएस अधिकारी जो अलग अलग तरीके से यूपीएससी का एग्जाम देकर इस देश के सबसे उच्च नौकरशाही के पद को संभालते हैं, उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, उसमें जो लिस्ट निकल कर आई 12 अधिकारी डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, और रेवेन्यू को लेकर खास तौर से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में कहा गया कि आप यहां के अधिकारियों को बिल्कुल उपयोग में नहीं ला सकते हैं, लेकिन यहां पर बिल्कुल उपयोग में लाया जा रहा है, और वह भी चुनाव के दौर की परिस्थिति को समझते हुए, जिसका जिक्र है, इस बात का जिक्र जब चुनाव की दिशा में देश बढ़ रहा हो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स से जुड़े हुए 25 अधिकारी चाहिए, आईआरएस कस्टम और सेंट्रल एक्साइज 25 अधिकारी चाहिए, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस से जुड़े हुए 15 अधिकारी चाहिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से जुड़े हुए 15 अधिकारी चाहिए, इंडियन पोस्टल सर्विस से जुड़े 15 अधिकारी चाहिए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से जुड़े 15 अधिकारी चाहिए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस से जुड़े 10 अधिकारी चाहिए, इंडियन कोस्ट अकाउंट सर्विस से जुड़े 10 अधिकारी चाहिए, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े 10 अधिकारी चाहिए, इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्विस से जुड़े 10 अधिकारी चाहिए, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस से जुड़े 10 अधिकारी चाहिए। मैसेज क्या है? खुले तौर पर नौकरशाही का उपयोग इस दौर में होगा, जो कि बहुत साफ तौर पर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की 123 धारा /7 में साफ कहता है यह होना नहीं चाहिए। लेकिन यहां तो बात सेना तक आ गई। सेना, वायुसेना, डीआरडीओ, बीआरओ, सैनिक स्कूल, सभी का इस्तेमाल सरकार ने इस देश के भीतर में अपने उपलब्धियों को बताने, जताने और प्रधानमंत्री की तस्वीर को चस्पा करके इस दौर में सेल्फी लेने का स्थान देश के 9 अलग अलग शहरों में खड़ा करने का जिम्मा सेना को सौंप दिया, और कहा गया जब भी छुट्टी पे जाइए सरकार की उपलब्धियों का बखान कीजिए, जैसे आप अपने सांसदों को कहते हैं, मंत्रियों को कहते हैं, नेताओं को कहते हैं और तमाम कार्यकर्ताओं को कहते हैं। तो क्या ये किसी में शरीक है? नहीं है। हमारा कानून इजाजत नहीं देता है। इसकी बावजूद इसके हम उस दिशा में बढ़ेंगे, क्योंकि विपक्ष या तो कमजोर है या कानून के जरिए न्याय मिलेगा नहीं, यह वो मान चुका है। इस परिस्थिति में हमें लगता है एक जिक्र आज पेगासस का होना चाहिए। 2019 में ही अगर विपक्ष ये शिकायत साफ तौर पर करता कि देखिए हमारी पूरी राजनीतिक जो व्यूहरचना थी उसको पेगासस जासूसी के जरिए किस तरीके से सरकार ने समझा, और यह पूरे तरीके से भ्रष्ट तरीके हैं और इस पर आपको फैसला देना होगा। सवाल जासूसी का भी नहीं, सवाल तो चुनाव से जोड़कर, क्योंकि कर्नाटक की सरकार इसी के जरिए उस दौर में गिरी। यह आरोप बकायदा जेडीएस की तरफ से लगाया गया, जिसकी सरकार 2019 में चल रही थी और कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी। लेकिन पॉलिटिशियंस का नाम लीजिए, पत्रकारों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए,
किनकी जासूसी हो रही थी, नहीं हो रही थी। सिर्फ लोकतंत्र, चुनाव और इस दौर में नेताओं का जिक्र कीजिए और सत्ता का जिक्र कीजिए। राहुल गांधी की पेगासस के जरिए इस दौर में जासूसी की जा रही थी। उनके साथ अलंकार सवई हैं जो राहुल गांधी के करीबी सहयोगी हैं, उनको पेगासस के जरिए जासूसी की जा रही थी। उनके एक दूसरे सहयोगी हैं सचिन राव, उन पे पेगासस लगा हुआ था। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लगा हुआ था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, उन पर लगा हुआ था। जी परमेश्वर जो जेडीएस के नेता और डिप्टी सीएम कर्नाटक के उस दौर में, उनके पेगासस के जरिए। सतीश जो कि एचडी कुमारस्वामी जो मुख्यमंत्री थे, उनके निजी सचिव, उनकी जासूसी हो रही थी। वेंकटेश जो कांग्रेस के बड़े नेता, जो मौजूदा वक्त में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, उनके निजी सचिव, उनकी पेगासस के जरिए हो रही थी। मंजूनाथ मुदेगौड़ा जो कि देवगौड़ा के सुरक्षा कर्मी हैं, उनसे पूछताछ हो रही थी। यानी निगरानी की जा रही थी 2019 के भीतर में, और कर्नाटक में जुलाई में सरकार गिर गई। जांच एजेंसियों की, सीबीआई के भीतर आलोक वर्मा हो, राकेश अस्थाना हो, एके शर्मा हो, सब कुछ किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार, चाहे वो एनके गांधी हो या टीआई राजपूत हो, सबकी जासूसी हो रही थी। तो क्या इस देश में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए इस तरीके से पूरी कार्रवाई, पूरी पहल होती है? और खुद प्रधानमंत्री किसी भी चुनावी दौर में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली बड़ी सक्रिय हो जाती है। दिल्ली में खास तौर से प्रधानमंत्री कार्यालय उस दौर में तो एक यशपाल कपूर थे, इस दौर में तो दर्जनों यशपाल कपूर हैं जो आपको अलग अलग जगहों पर, किसी भी चुनावी राज्य में इस दौर में जब प्रधानमंत्री की रैली होती है और पीछे दो टेंट लगते हैं जिसमें एक पीएमओ बनाया जाता है और एक वहां पर उनके कपड़े चेंज करने की जगह होती है, वहां पर दिल्ली के अधिकारियों की मौजूदगी आप कभी भी देख सकते हैं। पता नहीं ये सब कहने के बाद अगली रैलियों में वो नजर आए या ना आए, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहता है, एक एडवाइजर टू पीएम जो है 2 हैं, एडिशनल सेक्रेटरी प्रधानमंत्री के साथ 4 हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी टू पीएम 3 हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी 2 हैं। इसके अलावे 4 ओएसडी भी रहते हैं। 4 ओएसडी में एक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, एक ओएसडी रिसर्च एंड स्ट्रेटजी से जुड़ा हुआ है, एक ओएसडी जो कि खास तौर से प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट और टूर को देखता है, उससे जुड़ा हुआ है, एक ओएसडी मीडिया रिसर्च पे जुड़ा हुआ है। इसके अलावे 7 डायरेक्टर हैं, कई डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, सभी जुड़े हुए हैं। तो हर रैली, हर चुनावी दौर की परिस्थिति में दिल्ली कितनी सक्रिय और इस देश की सरकार कितनी सक्रिय होती है, यह तो इससे ही नजर आने लगा कि जो नौकरशाही सक्रिय है, सेना सक्रिय है, जासूसी हो रही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर परिस्थिति इस दौर में खामोशी बरती गई। ये सारे सवाल इस दौर में चौंकाते नहीं हैं, बल्कि हम और आप सोचते हैं कि सिस्टम ही यही है तो क्या किया जाए। उस वक्त एक लाउड स्पीकर था, अब तो पूरा का पूरा मजमा ही सरकार तमाम सुविधाओं के साथ रहती है। उस समय एक अधिकारी था, इस दौर में तो दर्जनों अधिकारी प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए निकल पड़ते हैं, जो वक्त दर वक्त प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं कि शानदार रैली रही, शानदार भाषण हुआ, शानदार शब्दों का इस्तेमाल हुआ, शानदार तरीके से रिएक्शन आ रहा था। ये कौन अधिकारी हैं? ये दिल्ली में बैठे वो अधिकारी हैं जो सरकार के अधीन हैं। तो सरकार का मतलब प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का मतलब चुनाव, और चुनाव का मतलब इस देश के भीतर का संविधान। क्या ऐसी परिस्थिति आ गई? और इस परिस्थिति में सवाल यह किया जा सकता है कि अगर इस देश में वाकई एक जज खड़ा हो जाए, विपक्ष अगर बताए ताकत के साथ और परिस्थितियों के साथ कि कानून ये कहता है और इस पर फैसला आना चाहिए, बदलने दीजिए न्यायाधीशों को, बदलने दीजिए डेढ़ दर डेढ़, डरने दीजिए तमाम लोगों को, लेकिन स्थिति इस रूप में मौजूदा वक्त में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए खड़ी तो होनी चाहिए। इंदिरा गांधी को बार बार याद इमरजेंसी को लेकर किया जाता है, उस दौर में जस्टिस सिन्हा को याद उनके फैसले को लेकर किया जाता है। इस दौर में हम आप किसे याद करते हैं? जस्टिस गोगोई को, जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के चंद महीनों के भीतर पहुंच गए पार्लियामेंट के भीतर। हम किसे याद रखें इस दौर में? सोचिए, मुश्किल सवाल है लेकिन सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।